हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 2 जेनरिक पेपर सेमेस्टर 2 का जेनरिक पेपर है और आज लेक्चर 11th है। हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स कर रहे थे, कोर्स इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कर लिया था और लास्ट लेक्चर में मैंने मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायोट सेपर्ट लॉ बताया था। आज हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशन है। एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना और सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तीनों आपके सिलेबस में मेंशन है। तो हम आज पहला वाला करेंगे, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, सपोज ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है और ये पॉइंट पी है जहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है और यूज़ क्या करना है, बायोट सेवर्ट लॉ। और ये जो पी पॉइंट है उससे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया कंडक्टर पे और यहाँ लिख दिया ए। और ये डीएल एलिमेंट है, इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया हमने, ठीक है, स्मॉल लेंथ, जो कि इस परपेंडिकुलर वाली लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। और यहाँ से सपोज इसको हमने बी पॉइंट लिख दिया, ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो ए बी का लेंथ एल है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट डीएल। करंट क्या लेंगे एलिमेंट, अगर हम लिखते हैं तो उसको आई डी एल लिखेंगे, ठीक है। डीएल स्मॉल एलिमेंट लिया और डीएल बेसिकली हम वेक्टर लेते हैं। डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो आई का डायरेक्शन होगा। तो करंट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, आई डी एल। आई डी एल दिस इज करंट एलिमेंट, इसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं, करंट एलिमेंट। इसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। और ये ए भी हमारा एल है, ये आई है, इस पॉइंट पे निकालना है। एंगल हमने लिया है थीटा का। अब हम सीधा बायोट सेवर्ट लॉ निकालते हैं, ठीक है। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा याद रखना बायोट सेवर्ट लॉ में हमेशा आप निकालते हो क्या हो, एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से, जो वायर करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है उसके स्मॉल सेगमेंट की वजह से स्मॉल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो निकालते हैं। फिर इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हैं पूरा फील्ड, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डीबी लेते हैं, डीएल की वजह से है तो स्मॉल डीबी एट ए पॉइंट पी, एट ए पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल, ठीक। कितना हो जाएगा, सीधे बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वेक्टर फॉर्मूला हमारे पास था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। यहाँ पे आर ये वाला वेक्टर है, इसको इस लाइन से जो कनेक्ट कर रहा है पी को बी से, वो वेक्टर हमारा आर वेक्टर है, ठीक है। और डी एल तो आप देख ही चुके हैं। अब आपके पास ये वेक्टर फॉर्म है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ डी बी क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ बी डी बी जो आपका है, निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो आपके पास क्या करना है, आप अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखिए, ठीक है। और फिंगर्स को उस साइड रखिए जिस साइड आपको, जिस साइड पॉइंट है आपका, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए अंगूठा इधर है, फील्ड इधर है, ये लास्ट में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। और फिर इसे कर्ल कीजिए, तो आपका फील्ड फिंगर्स इधर कर्ल हो रहा है, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस पॉइंट पे फील्ड जो है डाउनवर्ड परपेंडिकुलर है। वही अगर इस पॉइंट पे लेते हैं, इस साइड अगर कोई पॉइंट लेते हैं लेफ्ट में, तो ये थंब इधर ही रहेगा और यहाँ अपवर्ड होगा। इस साइड कोई पॉइंट लीजिएगा तो अपवर्ड होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर डाउन इनवर्ड द पेज, इज परपेंडिकुलर इनवर्ड द पेज। ये आपको हम बता चुके हैं, लिखा चुके हैं इसका।
मतलब अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इससे क्रॉस का निशाना मैंने दिया है। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया। अब इसको हम अगर वेक्टर्स फॉर्म से स्केलर फॉर्म में ले आएंगे तो क्या इसका फॉर्म हो जाएगा, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम तोड़ेंगे तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डी एल इंटू मॉड ऑफ आर इंटू साइन थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल है, डी एल और आर के बीच। तो डी एल और आर के बीच यहाँ का एंगल क्या होगा, ये अगर थीटा है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला 90 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। मतलब डी एल, ये ध्यान रखना है, ये एंगल आपका ले रहे हैं तो हम इस लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे थीटा नहीं होगा, साइन थीटा नहीं, साइन 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एंगल हमेशा डी एल और आर के बीच का लेना है। तो डी एल इधर है, आर इधर है, तो आपके पास ये एंगल होगा। ये मैंने एज्यूम किया 30 थीटा, तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होगा 180 होना चाहिए। तो देख लीजिए 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से कैंसिल हो गया, 90 90 180 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके मैग्नीट्यूड पे आ जाते हैं कि डीबी का मैग्नीट्यूड जो निकालना चाहें, देयरफॉर डीबी सिर्फ लिख रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड एरो नहीं डाल रहे हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट तो आपको पता ही है परमिबिलिटी होता है, हो जाएगा आई डी एल और आर, यहाँ आएगा आई डी एल आर साइन 90 माइनस थीटा और नीचे है आर क्यू, एक आर कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dB आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर। अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया इसे, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास देखिए ये फॉर्म में मैंने लास्ट टाइम लिखा था, स्केलर फॉर्म है। अब आपको करना क्या, डीबी निकालना है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, तो पूरे कंडक्टर की वजह से अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन किस पे होगा, थीटा पे होगा डायग्राम में जो है। तो हमको डीएल और आर को थीटा के टर्म में चेंज कर लेना है, डीएल और आर को हम थीटा के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो देखिए इस डायग्राम से यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले डीएल निकालना चाहते हैं तो एल निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर कॉस थीटा निकाल लीजिए तो आर निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या होगा, ये आपका हो गया बेस, कॉस थीटा का ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे कॉस थीटा, इसको हम मान लेते हैं, इसका लेंथ अगर ये मान लें कि ए डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ए। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो गया, बेस पे हाइपोटेनस ए बाय आर। तो ये हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाय आर हो गया। तो यहाँ से आर निकल जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर दीजिए। अब ये तो हमने आर का थीटा के टर्म में निकाल लिया। अब हम एल को भी थीटा के टर्म में निकालना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ डी एल है, डी एल को निकालेंगे तो हम एल निकाल लेते हैं। टेन थीटा आपका इस ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी पी में टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एल है, एल बाय ए। तो आपके पास आएगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और हम ले रहे हैं किस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बेसिकली है ए पी बी, दोनों हम उसी में ले रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाय ए। तो एल क्या आ गया आपके पास, एल आ गया ए टेन थीटा। और मुझे निकालना क्या, एल नहीं निकालना, मुझे डी एल निकालना है थीटा के टर्म में। तो डी एल अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या देगा डिफ्रेंशिएट करने पे, देयरफॉर डी एल इज इक्वल टू ए रह गया और टेन थीटा का हो गया डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग क्वेश्चन 2 एंड
substituting equation 3 and 4 in equation 2, substituting equation 3 and 4 in 2। तो 2 में अगर आप पुट करते हैं तो क्या आएगा आपका, देखिए ये डी बी है, आइडियल बाकी चीज रह जाएगा। डी बी आपके पास एज इट इज रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया। आई एज इट इज रहेगा, डी एल के जगह हमने क्या कर दिया, ए सेक स्क्वायर थीटा कर दिया डी थीटा। आर के जगह क्या कर दिया, ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर है तो ये हो गया, और कॉस थीटा इसका जो अपना है वो रहेगा। अब देखिए कैंसिलेशन होने के बाद क्या क्या रह जाता है, ये ए बाय कॉस थीटा है, ठीक है, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा आएगा, और सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। या तो ऐसे ही कर लीजिए सिंपल, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो और ए स्क्वायर से एक ए चला गया, तो नीचे एक ए बचा, सिंपल। ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ में कैंसिल हो गया, और ए और ए स्क्वायर में से एक ए बचा, तो बचा नीचे का म्यू नॉट बाय 4 पाई ए आई, और ये क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा आपके पास बचा, कॉस थीटा डी थीटा, ये डी वी बच गया। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट कर लेंगे डी वी। अब हमको बी निकालना है, ठीक, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, b इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे आ जाइए। अब लिमिट निकालने के लिए लिमिट हमारे पास क्या है, कंडक्टर का साइज ये है, ठीक, तो हमने इस पार्ट को यहाँ से मिला दिया, ठीक है, और इस पार्ट को भी हम मिला देंगे यहाँ से, ठीक है, दोनों पार्ट हमने मिला दिया, और इसका नाम क्या रख दिया, ये सपोज सी पॉइंट रख देते हैं, और ये डी रख देते हैं। तो अब यहाँ से एंगल आपको काउंट करना है, ये ऊपर जब जाएगा तो इसको मान लीजिए मैंने ये फाई 1 मान लिया, और यहाँ से जो नीचे एंगल बन रहा है उसको मैंने फाई 2 मान लिया, ठीक, ये नीचे वाला एंगल फाई 2 है, ऊपर वाला एंगल फाई 1 है, तो आपके पास लिमिट क्या हो जाएगा, और ये नीचे की ओर है तो इसको मान लेते हैं, अगर ऊपर पॉजिटिव मान रहे तो नीचे नेगेटिव होगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा आपका, माइनस फाई 2 से फाई 1। यहाँ से आपको मेजर करना है परपेंडिकुलर लाइन जो आपने खींचा है पॉइंट से कंडक्टर पे, उसके नीचे से एक एंगल है और एक उसके ऊपर से एंगल है, नीचे वाला है जो कि ये अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो माइनस फाई 2 और ये पॉजिटिव फाई 1 है, तो लिमिट हो गया माइनस फाई 2 से फाई 1। तो आपके पास यहाँ पे लिमिट देंगे हम माइनस फाई 2 से फाई 1। अब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बचेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर लिमिट फाई 1 एंड फाई 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा हुआ, अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2, और साइन माइनस फाई 2 क्या होता है, साइन माइनस थीटा साइन थीटा, या साइन माइनस फाई 2 साइन, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा क्या, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस फाई 2। ये आपके पास जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ रहा है स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर की वजह से वो आ गया, तो ये आपके पास आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एक आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आपके पास जो हमें निकालना था, तो दिस इज इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इट इज द रिक्वायर्ड
required expression for magnetic field due to magnetic field due to straight conductor और करंट कैरिंग वायर, एक ही बात है, और करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ये हमने बायर-सावर्ट लॉ को यूज करके एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। डिस्कशन आपके पास क्या होगा। पहला पॉइंट, अगर वायर समझ लीजिए कि इनफाइनाइट है, इफ वायर इज इनफाइनाइट, वायर इनफाइनाइट होगा तो क्या कहाँ पे चेंजेस हो सकता है। देखिए, जैसे वायर को आप ऊपर की ओर बढ़ाएंगे ऊपर का एंगल बढ़ेगा, नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो नीचे का एंगल बढ़ेगा, और जब इसको हम और बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, और जब इसको मानेंगे कि इनफाइनाइट हो गया तो ये एंगल 5/2 हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन है इनफाइनाइट है, मतलब ये पॉइंट यहाँ से जो एंगल बनेगा वो सीधे यहाँ, मतलब पैरेलल ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास और ये भी आ जाएगा, जब इनफाइनाइट होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, φ1 भी आपका 90 हो जाएगा, φ2 भी 90 हो जाएगा। तो अगर वायर आपका इनफाइनाइट है तो लिमिट जो आपका हो जाएगा 90 से 90 की ओर हो जाएगा। तो इफ वायर इज इनफाइनाइट देन φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन अब यहाँ दोबारा नहीं लेना है φ1 की φ2 का फिर से नेगेटिव ले लेनी चाहिए। साइन हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया उसमें साइन इंक्लूड कर लिया, साइन का टेंशन मत लीजिए आप, सिर्फ φ1 φ2 दोनों जब वायर इनफाइनाइट होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास dB क्या आ जाएगा, dB जो है μ0I बाय 4πA, और यहाँ साइन φ1 प्लस साइन φ2 है, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, साइन 90 1 हो गया, 1 1 2 तो 2 आएगा, तो μ0I बाय 2π हो जाएगा। तो आपके पास dB क्या आ जाएगा, सॉरी dB नहीं लिखते हैं, इफ कंप्लीट B हमें निकालते हैं, ये B है, कंप्लीट B है, तो B आपके पास आ गया, ये 2 होगा, 2 कैंसिल होगा, μ0I बाय 2πA, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या स्ट्रेट कंडक्टर। अब अगर कहें, अगर P पॉइंट जो है, सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस हम लेते हैं कि अगर आपका जो P पॉइंट है वो वायर की एक्सिस पे ही है, मतलब यहाँ पे ये जो हमने वायर लिया है P पॉइंट सपोज इसी लाइन पे, इधर या इधर इसी लाइन पे P, तो हमारा फील्ड क्या होगा, सो देखिए, टू व्हेन पॉइंट P is along the axis of wire, तो देखिए φ1 φ2 क्या हो जाएगा, जब आप एक्सिस ऑफ वायर की में ही पॉइंट लेते हो, तो अभी यहाँ पे था एंगल, तो आपका देखिए ये एंगल बन रहा है, इसके साथ ये एंगल बना रहे हैं थीटा नहीं, ये एंगल हम φ1 बना रहे हैं, φ1 φ2। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो एंगल क्या बनेगा, 0, इसी लाइन पे। ये अगर समझ के आप धीरे धीरे इसको यहाँ लेते जाइए, तो ये जो φ1 है या φ2 है दोनों 0 हो जाएगा। तो अगर पॉइंट इस लाइन पे, तो इस लाइन के साथ इस लाइन का एंगल क्या होगा, 0, इधर भी और इधर भी, तो आपके पास φ1 φ2 आ जाएगा 0, और तो इस केस के लिए φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो B क्या आ जाएगा, B आपका आ गया μ0I बाय 4πA और साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है तो 0 हो गया, इसलिए B आपका
0 हो गया। ठीक है, तो आपके पास एक्सियल जो कंडक्टर करंट कंडक्टर है उसके किसी पॉइंट पे, मतलब एक्सियल लाइन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, और पॉइंट बी पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन तो आपको बता ही दिया था मैंने। डायरेक्शन क्या है, यहाँ डायरेक्शन लिख देते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन लिख देते हैं। डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ डी बी इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये आपका डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है। और दोनों केस हमने देख लिया कि इनफाइनाइट वायर होगा तो क्या होगा, और वायर के एक्सेस के अलॉन्ग को पॉइंट अगर रखते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वहाँ पे पॉइंट 0 होगा, इनफाइनाइट होगा तो आपका हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, जो भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका करंट करेंगे, कॉइल करेंगे, फिर सोलेनॉइड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब पे, या आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।